नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर जीएस पेपर 4 यानी कि एथिक्स की एक सीरीज चलाई जा रही है। आज उसी सीरीज के ये थर्ड वीडियो होगा एंड इसमें आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक्स के बारे में मैं आपसे बात करूं उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल ये कि एक चोर आखिर चोरी क्यों करता है, एक मर्डरर आखिर मर्डर क्यों करता है, या यूं कहें कि एक क्रिमिनल क्रिमिनल क्यों बनता है। अगर हम उसे एथिकल पर्सपेक्टिव से समझना चाहें तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा बहुत सारे बिलियनियर्स होते हैं, वो अपने जीवन की कमाई हुई सारी संपत्ति दूसरों को दान कर देते हैं। आखिर उनकी पर्सनैलिटी का ऐसा कौन सा ट्रेट है जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, आपके बड़ों में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना खुद का भी इंटरेस्ट जो है वो भूल जाते हैं। आखिरकार उनकी पर्सनैलिटी का ये कौन सा ट्रेट है जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं, आज हम वही समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, दैट इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो। कौन से ये ट्रेट्स हैं जो कि हमारी साइकोलॉजी को, हमारे एथिकल माइंडसेट को, हमारे वैल्यूज़ को, हमारे मोरालिटी को इम्पैक्ट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस मुद्दे से। दोस्तों, इस मुद्दे में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपकी तरफ से एक डिमांड आ रही थी, दैट इज़ मुझे आपको पीपीटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये सभी सेशंस की जो पीपीटीज हैं आप टेलीग्राम के इस चैनल पर जाकर ले सकते हैं। एंड दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर आप और भी बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस देखना चाहें जो कि यूपीएससी से डील करती हैं तो आप इंस्टाग्राम के इस हैंडल को आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बात की कि भाई आखिर एक क्रिमिनल क्रिमिनल क्यों बनता है, उसकी साइकोलॉजी का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसकी वजह से वो क्रिमिनल बन जाता है। चाहे वो चोर है जो कि चोरी कर रहा है, ये जानते हुए कि भाई उसके इस एक्शन से उसके खुद के हितों को भी नुकसान हो सकता है, उसके परिवार के हितों को नुकसान हो सकता है, एंड डेफिनेटली जिसके घर में चोरी कर रहा है उसके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा, सोसाइटी के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचेगा। फिर भी वो अपनी जो इंस्टिंक्ट है उसे काबू नहीं कर पाता है। इसी तरह से कुछ लोग आपने देखा होगा मर्डर कर जाते हैं गुस्से में आकर, या फिर वैसे कुछ लोग रेपिस्ट बन जाते हैं। ये अपनी जो इंस्टिंक्ट्स हैं इनको काबू नहीं कर पाते हैं, एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स जो हैं इनको काबू नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे की जो बेसिक वजह है वो होती है कि दे आर डोमिनेटेड बाय देयर इड। ये अपनी इड से डोमिनेट होते हैं, या इनकी पर्सनैलिटी जो है उनकी इड से डोमिनेट होती है। इसी तरह से आपने बहुत सारे एल्ट्रुइस्टिक लोगों को देखा होगा, परोपकारी लोगों को देखा होगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बिलियनियर्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी दान कर जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग दूसरों की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था कि पाकिस्तान में भी एक ऐसा हमें केस देखने को मिला कि एक बच्चे ने देखा कि एक टेररिस्ट एक स्कूल को बम से उड़ाने जा रहा है। बच्चे ने उस टेररिस्ट का सामना किया और वो बच्चे की खुद की जान चली जाती है और उसे स्कूल को उड़ाने की वो नहीं देता है उड़ाने के लिए। इसी तरह से भारत में भी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स आखिरकार इन सभी केसेस में क्या होता है, या इन सभी लोगों की पर्सनैलिटी में क्या डोमिनेट करता है, तो उसे हम बोलते हैं सुपर ईगो होती है इन लोगों की पर्सनैलिटी में, जो कि इन्हें डोमिनेट कर जाती है। अब ये सुपर ईगो और इड है क्या? बेसिकली ये हमारी पर्सनैलिटी के दो ट्रेट्स हैं। आपने कई सारी मूवीज में भी देखा होगा, इस तरह से आपको दिखाया जाता है मूवीज में भी कि देर आर टू कैरेक्टर्स, जो कि एक तो थोड़ा सा डेविल नेचर का होता है और दूसरा थोड़ा सा एंजल नेचर का होता है। दोनों आपको आकर आपके कान में कुछ कुछ बताते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं। एक कहता है कि आपको अच्छा काम करना चाहिए, दूसरा कहता है कि दूसरों का इंटरेस्ट ध्यान में नहीं लेना चाहिए, खुद के लिए काम करो। नाउ दीज टू आर द ट्रेट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी, जिसे एक को हम कहते हैं इड, दूसरे को हम सुपर ईगो कहते हैं। एंड देयर इज एन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू ट्रेट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी। वही मैंने यहाँ पे आपको लिखा क्या, दैट देयर इज एन एवर गोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बेसिक डिजायर्स, द इड, द मोरालिटी एंड बीइंग गुड, दैट इज द सुपर ईगो, एंड द कॉन्शियसनेस, दैट इज द ईगो। ये तीनों चीज, इड जो है दैट रिप्रेजेंट्स आवर बेसिक डिजायर्स, आवर इंस्टिंक्ट्स, नेचुरल एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स। सुपर ईगो जो है वो हमारी पर्सनैलिटी का दूसरा हिस्सा एक्सप्रेस करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीइंग अ गुड पर्सन। एंड जो हमारी ईगो है वो हमारे कॉन्शियसनेस को
यहाँ पर एक्सप्लेन करती है या कॉन्शियसनेस को एक्सप्रेस करती है। तीनों को ही हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इड की बात कर लेते हैं, आखिर इड होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा दैट इट इज द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। मैं आपको बता दूं, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे को भी जब भूख लगती है वो रोना शुरू कर देता है। दैट इज हिज और हर नेचुरल इंस्टिंक्ट। ये नेचुरल इंस्टिंक्ट अगर ना हो तो बच्चा भूख लगने पर रोएगा नहीं, भूख से हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। तो अगर इड ना हो, अगर ये नेचुरल इंस्टिंक्ट ना हो तो बच्चे का सर्वाइवल संभव नहीं है। और ये नेचुरल इंस्टिंक्ट आती कहाँ से है? ये इड से आती है। सो इड एक ऐसा पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी का जो कि बचपन में पैदा होते से ही अवेलेबल है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, राइट। अब ये कहता है जी इट इज द मोस्ट बेसिक पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। इट रिप्रेजेंट्स आवर मोस्ट एनिमलिस्टिक अर्जेस लाइक डिजायर फॉर फूड, डिजायर फॉर सेक्स एटसेट्रा। अब ये सभी अर्जेस का होना भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर ये अर्जेस ना हो तो मैनकाइंड का सर्वाइवल ना हो। इवन एनिमल्स में भी ये अर्जेस होती हैं। एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए ये अर्जेस का होना जरूरी है। नाउ द इड इज ड्रिवन बाय प्लेजर प्रिंसिपल। नाउ जो बेसिक प्रिंसिपल इड को डिराइव करता है वो है प्लेजर, राइट। हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल्स, कि भाई हमें अपने जीवन में जो भी प्लेजर्स हैं उन्हें एंजॉय करना चाहिए। दैट इज व्हाट द इड dominates, that is what the id basically is driven by, which strives for the immediate gratification of all the desires, wants and needs. Immediate pleasures को हमें attain करना चाहिए, immediate gratification मुझे चाहिए। That is what the id explains. Now if these needs or wants are not met, अगर ये needs को फुलफिल ना करें हम, हमारी बॉडी में जो इड की तरफ से, हमारी पर्सनैलिटी में जो इड की तरफ से डिजायर्स उठते हैं, अगर हम उन्हें फुलफिल ना करें तो कहीं ना कहीं हम एंग्शियस हो जाते हैं, हम यहाँ पर एंग्री हो जाते हैं, वी बिकम टेंस, राइट। तो मान लीजिए आपको भूख लगी है, आपको खाना नहीं मिल पा रहा है फॉर सम रीजन और द अदर, तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि इड अंदर से डिमांड कर रही है कि भोजन खाओ, खाना खाओ, नहीं मिल रहा है, गुस्सा आ रहा है, राइट। अब दूसरा क्या है? अब यहाँ पे और भी चीजें लिखी मैंने, राइट। वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरह से हमें गुस्सा आ जाता है अगर हमें भूख लगी और खाना ना मिले। कहता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द अर्ली लाइफ। ये भी मैंने आपको बताया कि हमारी अर्ली लाइफ में ही इड होती है। एंड क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि इसके बिना सर्वाइवल ही संभव नहीं है। अब कहता है जी यंग इन्फेंट्स आर एंटायरली रूल्ड बाय द इड, देयर इज नो रीजनिंग विद देम व्हेन दीज नीड्स डिमांड सेटिस्फेक्शन। नाउ अगेन वही चीज कि इन्फेंट्स जो होते हैं, बच्चे जो हैं, वो भी इड के द्वारा गवर्न्ड होते हैं। कहता व्हाट इफ इवन द ग्रोन अप्स वर डोमिनेटेड बाय इड। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए यंग तो बच्चे हैं, वो ठीक है, वो इड है, उनमें भूख लग रही है तो खाना मांग रहे हैं, लेकिन अगर बड़े होकर भी हम कंप्लीटली इड के द्वारा गवर्न होना शुरू हो जाएं तो फिर क्या होगा? जस्ट टेक अ सिनेरियो, हमें भूख लग रही है, हम क्लास में बैठे हैं, हमने क्या किया? क्लास के डिसिप्लिन को छोड़ा, हमने जाकर अपना लंच बॉक्स खोल लिया, वहीं पे खाना शुरू कर दिया। हमें लेट्स से प्यास लग रही है, हम एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम को छोड़ा, पानी पीने के लिए बाहर उठकर चले गए। इसी तरह से मन में अलग अलग तरह के डिजायर्स हो सकते हैं, राइट। किसी को मारने का डिजायर आ रहा है, किसी के ऊपर वैसे गुस्सा आ रहा है, उसको हमने वहीं पे पीटना शुरू कर दिया, राइट ना। या किसी के पास हमने कोई बहुत अच्छी घड़ी, बहुत अच्छा मोबाइल फोन देख लिया, हमने मन में विचार आ गया, मन में ये डिजायर उठ गया, इड की तरफ से ये डिजायर उठ गया कि ये तो मेरे पास होना चाहिए, हमने उसका वो फोन छीन लिया। सो दीज ऑल आर द सिचुएशंस जहां पर अगर हम डोमिनेट होना शुरू हो जाएं इड के द्वारा बड़े होकर, तो क्या होगा? देयर विल बी क्योस इन द सोसाइटी, सोसाइटी में क्योस हो जाएगा, राइट। सो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी, वी वर रूल्ड एंटायरली बाय द प्रिंसिपल, प्लेजर प्रिंसिपल, वी माइट फाइंड आवरसेल्फ ग्रैबिंग द थिंग्स दैट वी वांट आउट ऑफ अदर पीपल्स हैंड टू सेटिस्फाई आवर क्रेविंग्स। दिस बिहेवियर इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल एंड डिसरप्टिव इन नेचर। सोसाइटी में क्योस पैदा हो जाएगा। कहता डज इट डाई ओवर पीरियड ऑफ टाइम? क्या इड हमारे समय के साथ मर जाती है? ऐसा नहीं है। इड हमेशा पैदा होने से लेकर अंत तक रहती है, क्योंकि इड के बिना सर्वाइवल संभव ही नहीं, राइट। इड को बेसिकली हम कंट्रोल करना सीख लेते हैं। वो कंट्रोल करने का क्या तरीका होता है उसे भी हम आज समझेंगे। बट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट वी डोंट थिंक, आई मीन द इड डज नॉट डाई, वी जस्ट learn to control the id, right? So कहता although people eventually learn to control the id, this part of personality remains same
infantile primal force throughout the life. The development of ego and super ego allow the people to control id, right? So basically जो हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं जो कि इड से पैदा हो रहे हैं, जो हमारे डिजायर्स को फुलफिल करने की जो इंस्टिंक्ट इड से पैदा होती है, उसे हम कंट्रोल कैसे करते हैं? हम हमारी पर्सनैलिटी में सुपर ईगो एंड सुपर ईगो के साथ साथ ईगो को डेवलप करके सुपर ईगो और ईगो के थ्रू इड को कंट्रोल करते हैं। अब सुपर ईगो क्या है? आपने अक्सर देखा भी होगा मूवीज में, एक एंजल लाइक कैरेक्टर आता है आपके कान में, आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। सो बेसिकली उसी को सुपर ईगो कहते हैं। अब सिगमंड फ्रॉइड जिन्होंने ये कंसेप्ट हमें दिया, उनके अकॉर्डिंग सुपर ईगो बिगिंस टू एमर्ज एट द एज ऑफ अराउंड 3 to 5। सो बेसिकली ये वही एज है जहां पर कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि वी स्टार्ट टू डेवलप आवर वैल्यूज, आवर नॉर्म्स। हमने प्राइमरी सोशलाइजेशन का कंसेप्ट कल की वीडियो में पढ़ा था, जहां पर हमने कहा था कि हमारा परिवार हमें कैसे समाज में कंडक्ट करना है वो बताना शुरू कर देता है। हम वो वैल्यूज को लर्न करना शुरू कर देते हैं। अब ये वैल्यूज ये जो है हमें बताती हैं कि हमें जीवन में कैसे जीवन जीना है। सो पॉजिटिव वैल्यूज जो हमें सिखाई जाती हैं, सच बोलो, दूसरों की मदद करो, पीसफुल, बी हार्ड वर्कर, बी डिसिप्लिन, ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं बेसिकली ये हमारे सुपर ईगो वाला जो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है उसे डेवलप करने में मदद करती हैं। वही है हमने यहाँ पे लिखा भी, कहता जी व्हेन नो वन इज लुकिंग एट यू हाउ डू यू बिहेव देन इज गाइडेड बाय योर सुपर ईगो। सो बेसिकली आप लेट्स से आप कहीं पर गए, आपने देखा कि एक कमरे में आप अकेले हैं और वहां पर एक बहुत ही कीमती मोबाइल फोन रखा है। अब आपको मन में डिजायर आया कि यार ये मोबाइल फोन, क्योंकि कोई देख नहीं रहा, कोई भी कैमरा नहीं लगा, तो क्यों ना मैं ये मोबाइल फोन उठाऊं, अपने बैग में डाल लूं, बाहर जाके इसे मैं यूज कर लूंगा। अब अगर आपका ये विचार आप पे हावी हो जाता है, इसका मतलब यू आर डोमिनेटेड बाय इड। बट अगर आपने उस कमरे में जहां पे आपको कोई देख नहीं रहा, आपके सामने कीमती चीज पड़ी है, उसे आपने नहीं उठाया, तो यहां पर आप में जो हावी है वो आपकी सुपर ईगो हावी है, जो कि आपको ये करने से मना करती है, जो कि आपको प्रेरित करती है कि सही रास्ते पर चलें, राइट? सो वो है आपकी सुपर ईगो। कहता जी द सुपर ईगो होल्ड्स द internalized moral standards and ideals that we acquire from our parents and society। so basically वही जो वैल्यूज आप सीखते हो अपने सोसाइटी से, अपने परिवार से, वो आपके सुपर ईगो का हिस्सा होती हैं। द सुपर ईगो प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर मेकिंग जजमेंट्स, राइट, जो मैंने आपको अभी बताया। अब सुपर ईगो का जो फंक्शन है वो क्या होता है? दैट इज टू कंट्रोल इट्स इंपल्सेस, स्पेशली दोज विच आर फॉरबिडन बाय द सोसाइटी लाइक अग्रेशन, सेक्स एटसेट्रा। नाउ ये सुपर ईगो का फंक्शन है। अब होता क्या है? रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। आप अगर मान लीजिए अपनी सुपर ईगो के हिसाब से काम नहीं करते हैं, कहीं पर आप इड के उसमें बह जाते हैं, तो आपके मन में गिल्ट की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। वहीं पे अगर आपके पास चांस था कि आप अपने इड के हिसाब से काम कर पाते, बट वहां पे आप अपनी सुपर ईगो के हिसाब से काम कर जाते हैं, तो आपके मन में एक प्राइड की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, राइट? वही यहां पे मैंने लिखा, कहता जी इफ यू गिव इन टू द अर्जेस ऑफ द इड, द सुपर ईगो इज दैट विच विल कॉज अ काइंड ऑफ गिल्ट इन योर हार्ट, इन योर माइंड। सो सुपर ईगो जो है वो आपके अंदर एक सेंस ऑफ गिल्ट ले आएगी, सेंस ऑफ शेम ले आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा चोरी कर भी लेता है, वो चोरी करने के बाद भी खुश नहीं होता। लेट्स से अगर कोई 10 साल का बच्चा है, उसने कोई चोरी कर भी ली, चोरी करने के बाद भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ गिल्ट है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने हमेशा सिखाया था कि ईमानदारी से जीवन जीना है, बट उसने चोरी कर ली। इसी तरह से सुपर ईगो में हेल्प यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ व्हेन यू हेल्प अदर्स और व्हेन यू आर गाइडेड बाय द सुपर ईगो। फॉर एग्जाम्पल, हमें दूसरों को देकर खुशी मिलती है, राइट? हमें दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे वैल्यू सिस्टम में हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। सुपर ईगो हमें कह रही थी कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, जब हमने कर दी तो हमें खुशी मिलती है। सो दिस इज हाउ सुपर ईगो प्रोवाइड्स अस रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज फॉर आवर बिहेवियर, राइट? नाउ सवाल है कि हाउ सुपर ईगो डेवलप्स। अब मैंने आपको बताया कि वैल्यू इनकलकेशन का जो प्रोसेस है वो बचपन में ही शुरू हो जाता है। हमने कल भी पढ़ा था प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन का कंसेप्ट। अब ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एंड दूसरा हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था? सैंक्शंस का कंसेप्ट। ये जितने भी कंसेप्ट हैं हमने पढ़ा था कि इनके जरिए हम वैल्यूज को धारण कर रहे होते हैं, और ये वैल्यूज को धारण करते हैं तो हमारी सुपर ईगो डेवलप हो रही होती है। अब तीसरा वर्ड ईगो,
अब ये ईगो का जो वर्ड है, हम जनरली जो यहाँ पर ईगो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये काफ़ी नेगेटिव कॉनोटेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उसने आपका फ़ोन नहीं उठाया एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद, आप कहते हैं कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा ईगो आ गई, अब वो फ़ोन तक नहीं उठा रहा, राइट। ये ईगो का जो वर्ड है, ये हम जनरली किस सेंस में यूज़ करते हैं? जनरली वी यूज़ दिस वर्ड टू डिनोट एरोगेंस इन समवन्स पर्सनैलिटी। एरोगेंस जो है वो हम यहाँ पे डिनोट करने के लिए इसका वर्ड यूज करते हैं, या एक इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। बट वी शुड नो दैट ईगो जो है ये हमारी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव मीनिंग लेकर आती है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ईगो का। आखिर ईगो का रियल मीनिंग है क्या, वही यहाँ पे मैंने लिखा। कहता है जी, ईगो द एंड रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट between id and the super ego is ego. Ego is nothing but the end result of conflict between ego and end result between conflict between id and super ego is ego. मैंने अभी आपको बताया कि भाई आप एक कमरे में हैं, आपके सामने एक बहुत वैल्यूएबल चीज है, कोई आपको देख नहीं रहा, कोई कैमरा नहीं है। id आपको कहेगी कि चुरा ले, सुपर ईगो कहेगी कि क्योंकि ये मेरा, इस पे कोई हक नहीं है, मुझे इसे नहीं चुराना चाहिए। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, उस कन्फ्लिक्ट में जो एंड रिजल्ट निकल कर आता है उसे हम ईगो कह देते हैं, राइट। नाउ इट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी प्रिंसिपल विच स्ट्राइव्स टू सेटिस्फाई द इट्स डिजायर्स इन रियलिस्टिक एंड सोशली अप्रोप्रिएट वेज। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लेट्स से कोई डूब रहा है, अब मुझे भी तैरना नहीं आता, ऐसे में अगर मैं भी वहां पर उसे बचाने के चक्कर में खुद भी नहर में कूद जाऊं या नदी में कूद जाऊं, बावजूद इसके कि मुझे तैरना नहीं आता, तो ऐसे में क्या होगा, मेरे में सुपर ईगो हावी हो गई, क्योंकि मैं अल्ट्रुइस्टिक इतना ज्यादा हो गया कि मैंने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, मैं उसे भी नहीं बचा पाया और खुद भी मर गया। मुझे तैरना आता था, मैं फिर भी नहीं कूदा, क्यों? क्योंकि मुझे इड हावी हो गई। ऐसे में यहां पर मुझे तैरना नहीं आता तो मैंने दूसरों को बुलाकर उस व्यक्ति की मदद की। ये जो बैलेंस्ड पाथ है ना, ये होती है ईगो। एक तरफ इड है, एक तरफ सुपर ईगो है। सुपर ईगो और ईगो के बीच में जो बैलेंस निकल कर आता है, जो कि रियलिटी के ग्राउंड पर निकल कर आता है, उसे हम ईगो कहते हैं। मैं फिर से इस एग्जाम्पल को अगर और अच्छे से आपको बताऊं, इड कहेगी कि भाई वो डूब रहा है, डूबने दो, हमें उसमें कोई दखल नहीं देनी चाहिए क्योंकि हमें हमारी लाइफ को बचाना है। सुपर ईगो कहेगी डूब रहा है, इवन इफ यू डोंट नो हाउ टू स्विम यू मस्ट जंप इनटू द रिवर एंड उससे बचाने की कोशिश करो। सुपर ईगो एक एक्सट्रीम में ले जाएगी एंड इड दूसरे एक्सट्रीम में ले जाएगी। इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा और उस कन्फ्लिक्ट में हमारी ईगो पिक्चर में आ जाएगी। ईगो जो है वो रियलिटी के ग्राउंड्स पे रहकर हमें काम करने के लिए प्रेरित करेगी। ईगो दोनों की बातों को सुनेगी, इड की बात को भी सुनेगी कि यार सर्वाइवल जरूरी है, सुपर ईगो की बात को भी सुनेगी कि यार उसे बचाना जरूरी है। एंड अल्टीमेटली जो निष्कर्ष निकलेगा वो ये होगा कि ठीक है, मुझे नहीं तैरना आता, मुझे रस्सी फेंकनी चाहिए, कोई कपड़ा फेंकना चाहिए उस व्यक्ति के पास नदी में और उसे बचाना चाहिए, या मुझे किसी को बुलाकर लाना चाहिए जो कि उस व्यक्ति को बुलाएगा। ये जो रियलिटी के बेस पर मेरा कंक्लूजन निकल कर आया इन दोनों के बीच के कन्फ्लिक्ट का, इड एंड सुपर ईगो के बीच का कन्फ्लिक्ट जो है उसका जो एक कंक्लूजन निकल कर आया वो रियलिटी के ग्राउंड पर निकल कर आया, और वो जो कंक्लूजन है वो ईगो का एंड रिजल्ट है, राइट। सो उसे हम ईगो कहेंगे, राइट। नाउ कहता जी इट ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल विच स्ट्राइव्स टू सेटिस्फाई इट्स डिजायर इन रियलिस्टिक एंड सोशली अप्रोप्रिएट मैनर। सो ईगो हम उस बैलेंस को कह देते हैं जो कि रियलिटी के ग्राउंड पर रहते हुए इन दोनों के बीच के कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, राइट। नाउ सो ईगो इज दैट पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी that keeps you grounded in the reality and prevents the id and super ego from pulling you too far towards your most basic urges or moralistic virtues. Having strong ego means having strong sense of self awareness. Everyone has an ego. So basically ego हर किसी में होती है। अगर ego ना हो तो जो id से डोमिनेटेड हैं वो हमेशा सोसाइटी के लिए डिसरप्टिव बिहेवियर्स करते रहेंगे, और जो सुपर ईगो से डोमिनेटेड हैं वो हमेशा खुद ही के लिए यहाँ पर नुकसान करते रहेंगे, अपने ही हितों का नुकसान करते रहेंगे। सो हमें देखने को मिलता है कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं।
सो मोस्टली सभी में ईगो होती है जो कि रियलिटी के ग्राउंड पर डिसीजन लेती है, दोनों की सुनती है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखते हुए ईगो को और सुपर ईगो को और इड को शांत करती है और दोनों के हिसाब से यहाँ पर एक बैलेंस डिसीजन लेती है, उसे हम ईगो कह देते हैं। अगर ईगो ना हो तो हम दो एक्सट्रीम्स में से किसी भी एक एक्सट्रीम में फंस जाएंगे। So ultimately this is ego which governs us, right? So ego is a very positive word in our life, in our personality. इसीलिए अब ये तीनों शब्द जो हैं, इन तीनों शब्दों को समझना जरूरी था। क्यों जरूरी था? आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि कहाँ पे इनका हमें यूज देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।